इसलिए तो आज की क्लास में हम बीपीएससी बीएचआईसी जो आपका बीएचआईसी 131 का जो कोड है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कल एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए इसकी व्यवस्थाओं का चर्चा कीजिए। तो जो भारत का इतिहास रहा है, वो आपका देखा जाता है पुरातात्विक और तथा आपका देखा जाता है कि हमारे ऐतिहासिक जो हमारे भारतीय साहित्य के रूप में वर्णन किया गया है, ठीक है? और उसके अंतर्गत हमारा जो एक और क्वेश्चन जो आता है आपका भारत के जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, भारत के भौगोलिक लक्षणों तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट बात कर लेते हैं इसके भारत के ऐतिहासिक व्यवस्थाओं के। तो भारत का जो ऐतिहासिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिला, यहाँ पर अनेक प्रकार की सभ्यताएँ, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ तथा अलग-अलग व्यवस्थाओं का यहाँ पे समावेश हमें देखने को मिला। जिसके तहत हमारे जो भारत की संस्कृति है, बखूबी रूप में हमारे भारत के पुरातात्विक व्यवस्था है। अब मान लेते हैं भारत के साहित्य की बात कर लेते हैं। साहित्यिक व्यवस्था जो कि हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे व्यवस्थाओं के अनुसार हमारे जो साहित्य है उसकी रचना हमें देखने को मिलती है। जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे जो साहित्य है, पूर्णतः हमारा देखा जाता है कि अलग-अलग ग्रंथ, अलग-अलग जो बोल सकते हो कि पुरातात्विक जो पुस्तकें हैं, उनके रूप में देखा जाता है। ठीक है? अब उसके अंतर्गत हमारा अब बात कर लेते हैं, हमारा पर्टिकुलर ये देखने को मिला पुरातात्विक। पुरातात्विक जिसके अंतर्गत भारत में जो अलग-अलग प्रकार के भौगोलिक ऐतिहासिक स्थलाकृतियाँ पाई अलग-अलग जो ऐसे कि आपका मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर बोल सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता। इन सभी का ये जो पुरातात्विक रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे भारत की एक महत्वपूर्ण रूप से उसकी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है? अब उसके अंतर्गत हमारा ये भी देखने को मिलता है कि जो भारत का ऐतिहासिक घटना था, भारत की जो ऐतिहासिक स्थिति थी, जिसके तहत हमारी व्यवस्थाओं का समावेश, हमारे व्यवस्थाओं का यहाँ पे अंश देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारे भारत का इतिहास बखूबी रूप में हमारा देखने को मिलता है। ठीक है? अब जो भारत की ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का जो समावेश है या उसका स्वरूप है, वो बहुत ही व्यवस्थाओं के रूप में आपका देखा जाता है कि भारत की जो पुरातात्विक संस्कृति है, भारत की बोल सकते हो पुरातात्विक संस्कृति है, उनका भी हमें यहाँ पे समावेश देखने को मिलता है। ठीक है? अब जो भारत है, उसकी जो संस्कृति उसके ऐतिहासिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पर अनेक प्रकार के यात्री आए और भारत की व्यवस्थाओं में ऐतिहासिक रूप में उनकी अपने अलग-अलग भूमिका है। जैसे कि आपका बोल सकते हो कि मेगाथनीज़ आया, जो बोल सकते हो कि आपका चर जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त के रूप में आपका राजदूत आए, जितने भी यूनान के बोल सकते हो यात्री आए, ठीक है? तो उन्हें ह्वेनसांग वर्ग जो आए, इस तरीके से जो हमारे भारत में अलग-अलग ऐतिहासिक यात्रियों ने हमारे भारत की ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का चर्चा करते हुए अपनी व्यवस्थाओं को पूर्णतः स्थापित किया, ठीक है? उसके तत्पश्चात हमें यही देखने को मिला कि जो भारत की ऐतिहासिक व्यवस्था है ना, उसका स्वरूप है बहुत ही व्यापक और तथा बोल सकते हो कि फैला हुआ देखने को मिलता है, ठीक है? अब आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के भौगोलिक लक्षणों का विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि भारत की भौगोलिक ऐतिहासिक व्यवस्था का जो लक्षण है, वो हमारा ऐतिहासिक रूप में था क्वेश्चन और अब हमारे यहाँ पे भौगोलिक लक्षणों के रूप में था। तो भारत का जो भौगोलिक व्यवस्था का स्वरूप है, वो हमें देखने को मिलता है कि भारत विश्व का सबसे प्राचीन संस्कृति के रूप में जाना जाता है। ठीक है? फ्रेंड्स बात कर लेते हैं भौगोलिक व्यवस्था का, तो भारत जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि भारत जो है विश्व का प्राचीन संस्कृति के रूप में आपका देखा जाता है कि यह आपका देखा जाता है कि जहाँ पर इसमें अगर सभ्यताओं की बात कर ली जाए तो यहाँ पे मध्य एशिया का सबसे बड़ा और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे इसकी सभ्यता पाई जाती है। ठीक है? अब इसके बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति की, यानी कि भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आपका देखा जाता है कि 8.4 उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध में आपका देखा जाता है कि 37.6 और तथा उत्तर अक्षांश के रूप में आपका 68.7 और पूर्वी अक्षांश के रूप में देशांतर के रूप में देखा जाता है 97 आपका 25 देखा जाता है। ठीक है? तो ये भारत की व्यवस्थाओं का स्वरूप है जो कि आपके भारतवर्ष में है
हिंदुस्तान में आपका देखने को मिलता है ये पॉइंट, जैसे कि मैं अंडरलाइन करते हुए बता रहा हूँ, ठीक है? तो जिसके तहत हमारे भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति हमें देखने को मिलती है, ठीक है? फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो उत्तरी अक्षांश और आपका दक्षिणी दक्षांश के रूप में हमारे ये देखने को मिला है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमारे भारत के जो क्षेत्रफल है, जो आपका क्षेत्रफल की बात कर ली जाए, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 32,82,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल देखा जाता है। तो ये हमारे भारत के भौगोलिक व्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखा जाता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हमारा जो इसमें, जैसे कि अंडरलाइन करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका बोल सकते हो विश्व में इसकी क्षेत्रफल की विस्तार देखने को मिलता है। अगर इसके कुल क्षेत्रफल के विश्व में स्थापना देख सकें, तो यहाँ पे आपका देखा जाता है कि 2.43% क्षेत्रफल आपका भारत घेर रखा है भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार, ठीक है? जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि भारत का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है, जैसे कि अंडरलाइन करते हुए उत्तर से दक्षिण की तरफ आपका 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर आपका अंडरलाइन, जैसे कि मैंने बता दिया कि 2933 किलोमीटर है, ठीक है? तो ये हमारा देखने को मिलता है। तो हमारा जो भारत का जो स्थिति है, ये हमारे भौगोलिक स्थितियों के रूप में हमारा देखने को मिला है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हमारे भारत की जलवायु की। तो जलवायु हमारा मुख्य रूप में आपका देखा जाता है कि उपोष्ण और उत्पोषण कटिबंधीय व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, कि जो जलवायु है यहाँ पे उपोषण और पोषण व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, ठीक है? तो ये हमारे भारत की व्यवस्था है, ठीक है? अब भारत की तटीय सीमाएँ, स्थानीय सीमाएँ के रूप में हमारा यह सब हेडिंग बनेगा, ठीक है? तो इन सब हेडिंग के अकॉर्डिंग हम अपने पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए भी हम इसके पॉइंट्स को सब हेडिंग के तौर पे लिखेंगे, ओके? तो अब बात कर लेते हैं भारत की समुद्री सीमाएँ की। तो भारत की समुद्री सीमाएँ जिस प्रकार आपको देखा था 1498 में आपका सर्वप्रथम आपका वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्रों के रूप में आपका उसको खोज किया गया। समुद्री क्षेत्रों के तटीय रूप में भारत की खोज की गई थी सबसे पहले वास्को डी गामा के साथ, या फिर वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई, जिसके तहत हमारे भारतीय व्यवस्था का समावेश या फिर स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हमारे जो पॉइंट्स हैं, जिसके अंतर्गत हमारा देखा जाता है कि जो आपका पॉइंट है, पर्टिकुलर ये देखने को मिला है कि भारत की समुद्री सीमाओं का जो क्षेत्र है, वो हमारा 12 समुद्री मील की दूरी तक तय करता है, यानी कि 1 मील की दूरी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पूरा पाषाण युग तथा आपका मध्य पाषाण संस्कृति के विवरण, उनके बस्तियों और औजारों के जीविका का तरीके के विशेषता बताइए। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बताना है कि भारत में पूरा पाषाण युग और आपका बोल सकते हो मध्य पाषाण युग की संस्कृति कैसी थी, उसके औजार कैसे थे, उसमें कैसे औजारों का प्रयोग किया जाता, उसके बारे में बताना है, ठीक है? तो पूरा पाषाण युग जो आपका देखने को मिलता है कि हमारे इसमें जो व्यवस्थाएँ या फिर बोल सकते हो कि औज़ारों का प्रयोग किया जाता था, पर्टिकुलर ये देखने को मिला कि उन औज़ारों के माध्यम से अलग-अलग व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से चलाने का प्रयास भी किया जाता था, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, पूरा पाषाण युग की संस्कृति की बात कर ली जाए, तो इसे हमारा टाइम देखने को मिलता है कि जो टाइम पीरियड की बात की जाए, 20 लाख वर्ष पूर्व जो आपका देखा जाता है, पूरा पाषाण युग का माना जाता है, ठीक है? जिसके अंतर्गत यहाँ पर इसमें आपका देखा जाता है कि धरती बर्फ से ढकी हुई देखी गई, ठीक है? और यहाँ पे जो औज़ार प्रयोग किए गए, वो आपका देखा गया कि यहाँ पे औज़ारों का जो समावेश है, वो पत्थरों से भरपूर था, ठीक है? औज़ारों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ब्लेड व्यवस्था अपनाई जाती थी। ब्लेड व्यवस्था आपका देखा जाता है नुकीले व्यवस्थाओं के रूप में अपनाया जाता था, ठीक है? तो पूरा पाषाण युग का औज़ार की जो देखा जाता है कि वो आपका देखने को मिलता है कि पर्यावरण और जलवायु के रूप में आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो औज़ार प्रयोग किए जाते थे, वो 3 तरीके से किए जाते थे, ठीक है? 3 तरीकों का यहाँ पे औज़ारों का चरण देखने को मिलता है, 3 तरीके से पूरा पाषाण युग में यहाँ पे औज़ारों की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है? अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिलता है कि पूरा पाषाण युग में आपके जो 3 चरण हैं, वो कौन-कौन से हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पॉइंट्स अभी यहाँ पे क्लियर होगा।
तो हम बात कर लेते हैं पूरा पाषाण युग की स्थितियों की, जिसके अंतर्गत हमारी जो स्थिति है, जो हमें देखने को मिलता है कि हमारा पर्टिकुलर ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारी स्थिति है, वो हमारे स्थितियों में किस तरीके से परिवर्तन तथा हमारे व्यवस्थाओं में किस तरीके से परिवर्तन आता है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पूरा पाषाण युग है जो 3 चरणों में विभाजन है या फिर 3 चरणों में विभाजित है। ठीक है? तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है? तो पूरा पाषाण युग में जिस तरीके से आपका पहले पॉइंट बात कर ली जाए, तो पूरा पाषाण युग जिसके अंतर्गत यहाँ पे आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पे पत्थरों का, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है कि मानव पत्थरों का औज़ार बनाकर सबसे पहले आरंभ किया, कि पत्थरों से घसीट कर मतलब पत्थरों को घिस कर वो औज़ार का निर्माण किया, ताकि उस औज़ारों का प्रयोग करके अपने जीवन के रूप में आगे बढ़ सके या फिर सक्षम हो सके। ठीक है? उसके अंतर्गत हमारे आधुनिक काल की व्यवस्थाओं का यहाँ पे जो जन्म है 20 साल वर्ष, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। और पूरा पाषाण जो काल है भारत में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और कर्नाटक के हुंसगनी और ओडिशा के कुलियाना और राजस्थान के डिडवाना ना के श्रृंगी के तालाब के अंतर्गत यहाँ पे पूरा पाषाण युग का जो समावेश हमें देखने को मिलता है। यानी कि मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में आपका कुर्नूल जो क्षेत्र है, वहाँ पे पूरा पाषाण युग का तत्व पाया जाता है या फिर उसकी स्थिति पाई जाती है, उसकी भूमिका देखने को मिलता है। ठीक है? उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिलेगा कि पूरा पाषाण युग की जो बस्तियाँ हैं, जो हमारा अगला हेडिंग है, पूरा पाषाण युग का, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूरा पाषाण युग का जो बस्तियाँ है, कश्मीरी घाट से आपका देखने को मिला कि दक्षिणी पश्चिम के जंगलों के पहाड़ियों में स्थित हिमालय की व्यवस्थाओं का स्वरूप है। ठीक है? जो आज हमारा कश्मीर है, उसकी जो घाटी है, पूरा पाषाण युग ही उसका एक महत्वपूर्ण अंश है। क्योंकि पूरा पाषाण युग जो आपका समुद्री और बर्फीले व्यवस्थाओं से घिरा हुआ था, जो कि आपका 20 साल वर्ष जो पूर्व देखने को मिला है, 20 साल जो वर्ष पूर्व आपका देखने को मिला, जैसे कि मैंने वीडियो के ऊपर बता दिया है। ठीक है? तो उसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर हिम जमने के कारण जो हमारी कश्मीर है, वो आपका देखा जाता है कि पूरा पाषाण युग का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है? अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो सोहन घाटी है, यहाँ पे कुल्हाड़ी व्यवस्था को काटकर औजार बनाने की व्यवस्था हमें आज मिलती है, कि सोहन घाटी में जो व्यवस्थाओं का स्वरूप है, वहाँ पे औजारों को किस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे औजारों का आडियान और बलवल जो है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए बताया, तो उन सभी औजारों का यहाँ पे आडियाल औजार और बलवाल जो औजार है, इन बस्तियों के रूप में आपका देखा जाता है कि इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है? अब ब्यास, बाण और गंगा और सिरसा जो नदी है, इनके किनारे भी पूरा पाषाण युग की व्यवस्था या फिर बोल सकते हो कि उनकी बस्तियों का स्वरूप हमारे इन क्षेत्रों में बखूबी रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है? अब जिसके तहत हमारी व्यवस्थाओं का यहाँ पे स्वरूप देखने को मिला, और जो लूनी नदी है, जो राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में पूरा पाषाण युग का एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है, लूनी नदी का, उसका स्वरूप महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। ठीक है? अब उसके तत्पश्चात हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर जैसे चित्तौड़गढ़ का जो व्यवस्था है, वो भी आपका पूरा पाषाण युग का ही उदाहरण था। अब बात कर लेते हैं हमारे मध्य पाषाण युग का। मध्य पाषाण युग जो आपका देखा जाता है कि इसका जो स्वरूप है, 8000 ईसा पूर्व के आसपास देखा जाता है। पूरा पाषाण युग जो नव पाषाण युग का बीच का ये समय काल रहता है। धीरे-धीरे यहाँ पर तापमान की व्यवस्था बढ़ती है। तापमान की व्यवस्था कैसे बढ़ती है? जब यहाँ पे अलग प्रकार से, जिस तरीके से यहाँ पे स्वरूप का व्यवस्था जब प्रारंभ हुआ, जहाँ पे धीरे-धीरे अब क्या है, बर्फ़ पिघल कर यहाँ पे तापमान में घटित होने लगे। तापमान की स्थिति यहाँ पे बरकरार होने लगी। उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या है, पूरा पाषाण युग का जो है स्थिति है, वो मध्य पाषाण युग में परिवर्तित होता चला गया। ठीक है? उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि पूरा पाषाण युग की जो स्थिति रही है ना, उसके मध्य पाषाण युग की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पे मौसम गर्म होने लगे,
मौसम में गर्माहट होने के कारण इनकी स्थितियाँ जो है अब यहाँ पे शिकारी संग्रहकर्ता हो गए, ठीक है? यहाँ पे क्या है शिकार करने लगे, जानवरों का भी और शिकार किया जाने लगा, पशु-पक्षियों का शिकार किया जाने लगा मध्य पाषाण युग में, ठीक है? उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि यहाँ पे औज़ारों की स्थिति है महत्वपूर्ण रूप से उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया। तो यहाँ पे जो औज़ार है वो अब देखा जाता है कि छोटे आकार के औज़ारों का निर्माण किया गया। जैसे कि बात कर ली जाए ब्लेड, नुकीले हथियार, अ, त्रिकोल आपका इस तरीके से यहाँ पे हथियारों का प्रयोग किया गया और इनकी लंबाई 1 से लेके 8 सेंटीमीटर तक होती थी, ठीक है? जो बहुत छोटे औज़ार के रूप में था, ठीक है? अब जो इनके औज़ारों की नाम जैसे बता दिया जाए यहाँ पे दिख भी रहा होगा ब्लेड और क्रोड और नुकीले औज़ार और त्रिकोण, ठीक है? जिसके अंतर्गत हमारे ये औज़ारों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ठीक है? उसके तत्पश्चात हमारा देखा जाता है कि इनकी स्थितियों में, इनके स्वरूप में हमारे व्यवस्थाओं का अंश पाया जाता है, ठीक है? यहाँ पे जो ब्लेड है, क्रोड है और आपके नुकीले व्यवस्था हैं, उनके रूप में हमारे इन व्यवस्थाओं का समावेश देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये जो आपका मध्य पाषाण युग है, वो धीरे-धीरे अब विकसित हो चुका था। क्यों? क्योंकि जो पूरा पाषाण युग है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बस औज़ारों का प्रयोग, पत्थरों के औज़ारों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसमें यहाँ पे नुकीले व्यवस्थाओं तथा बोल सकते हो ब्लेड और यहाँ पे त्रिको त्रिकोण की व्यवस्थाओं का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया, ठीक है? जिसके कारण हमारे मध्य पाषाण युग की जो स्थिति है, यहाँ पे लोग शिकार करना भी सीख चुके थे, शिकारी व्यवस्था के रूप में यहाँ पे जाने गए, ठीक है? तो ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसे अच्छे से कर लीजिएगा एंड सेकंड ऑफ थिंग कि ये आपका देखा जाता है कि अब इसमें मध्य पाषाण युग की जो बस्तियाँ हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मध्य पाषाण युग की जो बस्तियाँ हैं पर्टिकुलर ये देखने को मिल रहा है कि जो आपकी पंचपद्र जो नदी घाटी है, उसमें सोजत जो राजस्थान में स्थित है, इसके अंतर्गत यहाँ पे औज़ार काफ़ी मात्रा में मिले हैं, ठीक है? जो मध्य पाषाण युग की जो स्थिति है, उसके औज़ार काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मिला है, जिसके तहत हम ये देख सकते हैं कि इनकी स्थितियों में हमारी जो व्यवस्था है या फिर भूमिका है, महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है या फिर महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है? जिसके तहत हमारे इन औज़ारों का प्रयोग हमारे मध्य पाषाण युग की जो बड़ी बस्तियाँ हैं, वो एक से कर बगौर राजस्थान यानी कि बगौर के जो राजस्थान में स्थित है, वो आपका देखा जाता है कि मध्य पाषाण युग की बस्तियों का ही एक अंश पाया जाता है, ठीक है? और इसमें आपका देखा जाता है कि ताप्ती, नर्मदा और आपकी माही, साबरमती जो नदियाँ हैं, उसके आस-पास भी मध्य पाषाण युग की व्यवस्था या फिर उन बस्तियों का समावेश पाया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है? अब जिसके तहत हमारे उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, इस तरीके से इन क्षेत्रों में हमारे मध्य पाषाण युग के जो भारत में अंश पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित धर्म और धार्मिक रीतियों का वर्णन कीजिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये भी स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन है, जिसमें हम ये बताएँगे कि हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनतम यानी कि प्राचीनतम उसके धर्म क्या है, उसके धार्मिक रीति-रिवाज क्या है, उसके अंतर्गत हम इसमें अपने इस पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम बात कर लेते हैं हमारे हड़प्पा सभ्यता की। तो हमारे हड़प्पा सभ्यता जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। या फिर अगर हड़प्पा सभ्यता का नाम आए तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो सभ्यता का अंश बखूबी रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है? या फिर नाम लिया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की स्थिति के, जिसके अंतर्गत हम बात किया जाता है, यहाँ पे आपके बहुत से ऐसे व्यवस्थाओं का समावेश पाया जाता है या फिर अंश पाया जाता है, ठीक है? तो हम उन अंश के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाने जाएँगे। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जो प्राचीनतम धर्म है या फिर रीति-रिवाज है, उनके अनुसार यहाँ पे पूजा-पाठ या फिर बोल सकते हो कि सामग्री व्यवस्था का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, ठीक है? अब जिसके त हमारे यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पॉइंट है पूजा स्थल, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? पूजा स्थल, ठीक है? तो पूजा स्थल की बात कर लेते हैं, तो मोहनजोदड़ो सभ्यता के जो किले हैं ना, वो आपका देखने को मिला है कि जो नगर के जो किले हैं, पर्टिकुलर ये देखने को मिला है कि हड़प्पा सभ्यता में आपका देखने को मिला है कि जो पूजा स्थल है,
वहाँ पे जो नगरों में जो मूर्तियाँ पाई जाती हैं, नगरों में जो मूर्तियों का समावेश है, वो बेहद ही व्यवस्थाओं के रूप में यहाँ पे विकसित रूप में देखने को मिला है। ठीक है? तो इन पूजा स्थल की जो इमारतें या फिर बोल सकते मू पूजा स्थल की जो इमारतें और जो मंदिरें थी ना, उन मंदिरों का जो समावेश है, उनका जो देख-रेख है, महत्वपूर्ण रूप से इन नगरों में इन मंदिरों का स्वरूप और पूजा स्थल के रूप में देखा जाता था। ठीक है? अब जो कि आपका देखने को मिला था कि इनकी जो मूर्तियाँ होती हैं, इनका जो अंश होता है, इन सभी की जो व्यवस्थाओं का जो स्वरूप है, महत्वपूर्ण रूप से हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो मोहनजोदड़ो सभ्यता की जो दृष्टिकोण के रूप में देखा जाए, तो इन मूर्तियों को इमारतों के रूप में, पूजा स्थल के रूप में इसे इन इमारतों के आस-पास जो मूर्तियाँ होती थी, तो उन्हें पूजा स्थल के रूप में जाना जाता था। ठीक है? जिसके तहत हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो स्वरूप है, आपका देखा जाता था कि जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो मंच होता था, जैसे कि आपका देखा जाता है कि मंदिरों में हमारे जीने पे चढ़कर यानी कि सीढ़ियों चढ़कर हमें क्या करना पड़ता था, मंदिर को पूजा के रूप में करना पड़ता था यानी कि ठीक है? तो इसके बात कर लीजिए यानी कि इस मंच की जो चौड़ाई है, वो आपका देखा था 16 बाई 1/2 यानी कि 16 इंच जो बोल सकते हो लंबाई और इसकी चौड़ाई इतनी होती थी। तो इस तरीके से हमारे मंदिरों का यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे पूजा स्थल की स्वरूप तैयार किया जाता था या फिर बोल सकते हो उसके स्वरूप हमें देखने को मिलता था। ठीक है? तो अब ये हमारा हड़प्पा सभ्यता के पूजा स्थल के रूप में हमने ज़िक्र किया जिसके अंतर्गत यहाँ पे पुरुषों के चेहरे पर जो दाढ़ी होती थी तथा उसे जो माथे पर पट्टी बाँधकर यहाँ पे जिस तरीके से आपका देखा जाता था कि अलग-अलग परंपराओं के अनुसार यहाँ पर पूजा-पाठ किया जाता था पुरुषों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा। तो उनका भी हमारा यहाँ पे समावेश या फिर उनकी भी स्थिति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो अब बात कर लेते हैं हमारे अपने जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में। इसके अंतर्गत हमारा जो पॉइंट है, अब देखा जाएगा कि पूजा स्थल जो कि हमारा मोहनजोदड़ो सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण रीति-रिवाज के रूप में देखा जाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है आराध्य। जैसे कि मैंने अंडरलाइन करके बता दिया, तो सेकंड पॉइंट में हमारा आराध्य है, वो महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है कि हमारे आराध्य आराध्य का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी एक ही भगवान की पूजा करते हैं, उसकी मतलब उपासना करते हैं, उसका आदर-सम्मान करते हैं, तो वो हमारा आराध्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है? जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में आपका देखा जाता है कि शिव को अत्यधिक रूप में यहाँ पे पूजनीय देवता माना गया। शिव जी यानी कि जो हमारे महादेव हैं, उनको अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे पूजनीय देवता के रूप में माना गया और उनके लिए आपके देखा जाता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में यहाँ पे आराध्य के रूप में वो शिव को ही माने जाते थे। ठीक है? शिव को ही अपने आराध्य के रूप में उनके द्वारा स्वीकार किया गया था। जिसके तहत हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे आराध्य थे, वो आपका देखा जाता है कि अलग-अलग देवी-देवता जिस तरीके से यहाँ पर स्त्रियों को भी एक देवी के रूप में समझा जाता था, जो आपका देखा जाता है कि स्त्रियों को बराबरी या फिर बोल सकते हैं ये स्त्रियों की जो भूमिका है बराबरी तौर तरीके से रखा गया। ठीक है? तो यहाँ पे जो देवताओं की जो स्थिति है, वो आपका देवता बकरी, हाथी, शेर तथा मृग इन रूप में आपका देखा जाता है कि देवताओं का यहाँ पे प्रसन्नता रूप में यहाँ पे उनकी स्थिति देखने को मिलती है। इन्हीं जानवरों के रूप में यहाँ पर देवताओं का अंश हमें देखने को मिलता है, ठीक है? जिसके तहत हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपके देखने को मिलता है कि आराधना करते हुए आराधना का मतलब होता है पूजा करते हुए इन जानवरों की स्थिति भी भूमिका महत्वपूर्ण समझी जाती है। जिस तरीके से आज हम बलि देते हैं, यानी कि किसी जानवर को हम पूजा करते हुए किसी जानवर की हत्या करते हैं कि मतलब ईश्वर उन पे प्रसन्न हो जाए। तो जो आपका देखा जाता है मोहनजोदड़ो सभ्यता में आपका देखा जाता है कि जो देवता के रूप में हाथी, शेर तथा मृग को यहाँ पे समझा जाता था। वो देवता के एक अंश समझे जाते थे, ठीक है? अब उसके बाद आपका देखा जाता है कि पीपल के शाखाओं के बीच आपका देखा जाता है कि यहाँ पे खड़ा होकर अपने आराध्य की पूजा या फिर ईश्वर की पूजा किया जाते थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे किसी भी देवता या फिर किसी भी बोल सकते हो कि हमारे व्यवस्थाओं को जो विकास करने की स्थिति है, महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है कि हम अपने आराध्य की पूजा करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए भी कठोर तपस्या करते हैं। मंदिरों की व्यवस्था के लिए भी कठोर बोल सकते हो कि आराधना करते हैं। तो अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो आपका मातृ देवी जिसके अंतर्गत यहाँ पे महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता था, देवी की स्थिति मानी जाती थी। लेकिन इन महिलाओं की स्थिति में भी हमारी व्यवस्थाओं का जो स्वरूप देखा जाता था कि इनकी संस्कृति, इनकी बोल सकते हो धार्मिक व्यवस्था का यहाँ पे अंश देखने को मिल रहा था। ठीक है? स्टूडेंट तो ये थे आपके यहाँ तक के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें से अच्छे से कर लीजिए और बाकी हम अब यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो महिलाओं की जो स्थिति है, वो महत्वपूर्ण रूप से हमें देखी जाती थी कि उनकी स्थितियों में जो स्वरूप आपका देखने को मिला है कि बखूबी रूप में बेहतर देखने को मिला है। ठीक है? जिसके तहत हमारी जो स्थितियाँ हैं, उनमें परिवर्तनशील व्यवस्थाओं के होने के कारण यहाँ पे हमारे सभ्यताओं का जो स्वरूप देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पे सब हेडिंग आप लोगों को दिख ही रहा होगा, जानवरों की पूजा करना भी इसमें शामिल है कि यहाँ पे जानवरों को भी बराबर तरीके से देखने को मिला कि जानवरों को भी उनकी आराधना, उनकी पूजा करना यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है स्टूडेंट? तो अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे पॉइंट्स की। तो यहाँ पे जो आपका अगला पॉइंट है, मृतकों का मृतकों का अंतिम संस्कार। यानी कि यहाँ पे देखने को मिला कि जो मृतक है, यानी कि मरे हुए लोग हैं, उनके अंतिम दाह संस्कार के लिए भी यहाँ पे ये देखने को मिला कि यहाँ पे संस्कृति तथा धार्मिक व्यवस्था के अनुसार उनके दाह संस्कार किए जाते थे। उनकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जाता था। ठीक है? उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि जो हमारी स्थितियाँ हैं, उनके स्वरूप का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से इनके स्मारकों का निर्माण किया जाता था। यानी कि मृत्यु होने के बाद इनके स्मारकों का निर्माण किया जाता था। जैसे कि आपका कब्रिस्तान हो गया, आपका बोल सकते हो कि जिस तरीके से आपका इजिप्ट में आपका देखा जाता है कि पिरामिड बनाया जाता था। इजिप्ट जो क्षेत्र है आपका मेसोपोटामिया में देखा जाता था कि पिरामिड बना के अपने बोल सकते हैं कि अपने जो मृतक लोग हैं, उनको सम्मान करते थे, सम्मान देते थे। तो उसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनतम धर्म और धार्मिक रीति-रिवाज़ों का विवरण के रूप में देखा गया। ये स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के रूप में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो हड़प्पा सभ्यता से ही एक और क्वेश्चन हमारा आता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल है। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना तथा स्थानांतरण की विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हमारा ये क्वेश्चन है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं, उसकी स्थितियाँ, उसकी बनावट कैसे हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। उनकी व्यवस्थाओं के बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता जो नगर है, वो बहुत ही विकसित सभ्यता के रूप में देखा गया। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता की जो व्यवस्था है, महत्वपूर्ण रूप से हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा और आपका लोथल, ये जो आपके 4 क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हो पाई हैं। ठीक है? जिसके तहत हमारी व्यवस्थाओं, हमारे भूमिकाओं का स्वरूप हमें बखूबी रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता में आपका देखने को मिला कि हड़प्पा सभ्यता हो गया या फिर हड़प्पा, कालीबंगा और आपका देखा जाता है कि लोथल। ये क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर नगरों की जो योजना बनाई गई थी, बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाया गया था। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे सधन्य सधन्य जो जाति है, व्यवस्था है, तो उनके रूप में भी यहाँ पे व्यवस्थाओं को अत्यधिक मात्रा में आगे विकसित बढ़ाने या फिर विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है? अब इसके अंतर्गत देखने को मिला कि यहाँ पे पश्चिमी भाग में जो यहाँ पे पूर्वी व्यवस्था का स्वरूप है, यहाँ पे जो कच्चे व्यवस्था यानी कि जो कच्ची मतलब सड़कें हैं, उनको रूप में ना करके पक्की सड़कों का निर्माण करने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है? और सड़कों के निर्माण करते समय ये बात भी ध्यान रखा गया कि सड़कों की तरफ किसी भी प्रकार का खुला खिड़की ना होकर हो। आपका देखा जाता है कि उसमें ये बात बखूबी ध्यान में रखा गया कि खिड़की से अंदर को मतलब खिड़की के अंदर कोई ना देख सके बाहर वाला व्यक्ति, लेकिन अंदर का व्यक्ति बाहर ज़रूर देख सके। इस तरीके से हमारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से हमारे नगरों का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से किया गया। ठीक है? उसके बाद इसकी सभ्यता की बात कर ली जाए, तो ये आडंबर रहा है कि यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता है, वो आपका देखा जाता है कि केवल एक विकसित सभ्यता ना हो के एक बोल सकते हैं कि एक आधुनिक सभ्यता के रूप में आज हमारे सामने देखने को मिलता है कि जिसमें हमारा सड़क से लेके हमारे स्नान घर के रूप में भी यहाँ पे पक्की तरीके से यहाँ पे योजनाओं के अनुसार व्यवस्था देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब बात कर लेते हैं हमारे व्यवस्थाओं के जिसके अंतर्गत हमारा देखा जाता है कि यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता है,
उसके जो मोहनजोदड़ो और आपके कालीबंगा और आपके पास जो लोथल क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो नगरों की योजना बनाई गई थी यानी कि स्ट्रैटेजी ऑफ विलेज बनाया गया था, उसमें आपका ये देखने को मिला कि यहाँ पर जो नगरों की योजना रही है, महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा रही है, ठीक है? जिसके तहत हमारा देखा जाता है कि यहाँ पे नगरों के निर्माण में जो भूमिका निभा रहा है, वो हमारे पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग व्यवस्थाओं से यहाँ पे जो आपका देखने को मिला है कि जो पॉइंट है, जिसके तहत मोहनजोदड़ो सभ्यता, आपका हड़प्पा सभ्यता और धोलावीरा और आपके राखीगढ़ी, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अनुसार हमारे व्यवस्थाओं को समावेश या फिर अंश देखने को मिला है, ठीक है? धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये जो क्षेत्र हैं, उनके अनुसार हमारे व्यवस्थाओं का सिंधु सभ्यता का इस विस्तार हमें बखूबी रूप में देखने को मिला है। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता जो कि एक विकसित जो हड़प्पा सभ्यता के रूप में देखा गया कि मोहनजोदड़ो में आपके यहाँ पे जो नगरों का निर्माण किया गया था, वो निश्चित रूप से विकसित रूप में देखा गया, ठीक है? यहाँ पे निश्चित रूप में आपका विकास की स्थिति में ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नगरों का निर्माण किया गया था, ठीक है? जो धोलावीरा हो गया, आपका बोल सकते हो इन तरीके से जो नगरों का निर्माण किया गया और यहाँ पे जो व्यवस्था रहा है, जो नदियों का यानी कि सिंधु नदी हो गया जो कि आपके सिंधु सभ्यता के रूप में यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभा। तो यहाँ पे कच्चे जो सड़क है, उन सड़कों के लिए भी यहाँ पे सुविधाओं का प्रावेश देखा जाता है और उनके रूप में आपका देखा जाता है कि सड़कों के निकास तथा सड़कों के विकास के रूप में आपके घर का जो बोल सकते हो कि जो आर्किटेक्ट के रूप में यहाँ पे जो डेकोरेशन जो आज किया जाता है, वो आपका देखा जाता है कि वहाँ पे उस समय जो आपका देखने को मिलता है कि उस सभ्यता का विकास करने में उनका महत्वपूर्ण रूप से भूमिका रहा है। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारे इस नगरों की जो सिंधु सभ्यता जो सिंधु नदी के रूप में आपकी स्थिति देखने को मिलती है, तो धोलावीरा हो गया, जिसके अंतर्गत धोलावीरा एक ऐसा क्षेत्र रहा जो कि यहाँ पर जो तीनों भाग हैं, उन तीनों भाग के रूप में यहाँ पे विभाजन किया गया। इस तरीके से आपका देखा जाता है कि यहाँ पे 3 भाग जो धोलावीरा है 3 भाग को बाँटा गया। ठीक है? तो आपका देखा जाता है कि यहाँ पे जो मकानों की भूमिका रही है, तो उसके औसतन आकार जो है 30 फुट रहा है। ठीक है? अब उसके बाद ईंटों का आकार जो है, ईंटों का जो यहाँ पे ईंट जो प्रयोग किया जाता था, महलों या फिर बोल सकते हो मकान बोल सकते हो बस्तियों का या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पे आप सभ्यता बनाने के लिए तो वो आपका 4:2:1 था। ठीक है? तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ पे जो पूर्णतः आपका देखा जाता है कि जो दीवारों का निर्माण है, वो आपका 12.19 है और चौड़ाई है और उसके बाद 10.16 मीटर आपका क्रमशः ऊँचाई है, ठीक है? तो अब उसके बाद हमारा देखा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण है, 168 मीटर की लंबाई रही है, 1364 के जो आपकी फीट की चौड़ाई रही है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो दीवारों की व्यवस्था रही है या फिर इमारतों की व्यवस्था रही है, कुछ इस तरीके से देखने को हमारे इस सभ्यता में देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 134 फीट चौड़ाई रही है और उस चौड़ाई के अनुसार ही हमारे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से यहाँ पे आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट्स की, तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता की स्थिति है, जो आपके दीवारों को जो देखा जाता है कि यहाँ पे तिरछी तथा आपका देखा जाता है कि जो स्नान घर है, स्नान घर की जो योजना बनाई गई थी कि स्नान घर के स्मारकों को नहाने के लिए यानी कि नहाने के लिए भी जो आज हम स्विमिंग पूल वगैरह या फिर बोल सकते हो जो बाथटब यूज़ कर रहे हैं, उन बाथटब के अनुसार हमारे जो स्नान घर हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमें महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिला। उस सभ्यता में जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, उस समय से ही हमारा स्नान घर की भूमिका हमारे आस-पास के वातावरण में हमें बखूबी रूप में देखने को मिलता है। ठीक है? स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्थाओं का, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे और भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्नानघर की व्यवस्था है, वो बहुत ही अच्छा रहा है तथा ये भी देखने को मिला है कि यहाँ पे
जो आपका देखा जाता है स्वतंत्र रूप से आपका जो यहाँ पे व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने तथा इमारत तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे रास्ता बनाया गया, ठीक है? तो जो आपका देखा जाता है कि लोथल जो क्षेत्र है, वो आपका सैंधव धर्म के या फिर सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत अपनी सभ्यताओं का विस्तार लोथल के क्षेत्रों के द्वारा किया गया था, ठीक है? अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिलता है, जो कि ये आपका क्वेश्चन है अब कंप्लीट होता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना तथा उसके स्थानांतरण की पूर्वोत्थान के लिए यहाँ पर किया गया जो वर्णन है, वो आपका देखा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सातवाहन सांस्कृतिक कला एवं स्थानापत्य जो आपका देखा जाता है पत्य की वर्णन कीजिए। यानी कि सातवाहन जो संस्कृति है, वहाँ की जो कला है, उसके बारे में बताना है, ठीक है? तो ये आपका सातवाहन, ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं सातवाहन की। ठीक है, तो हम जो सातवाहन की जो बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सातवाहन जो सम्राट हैं, जो आपका देखने को मिला कि जो यहाँ पे नीति व्यवस्था या फिर बोल सकते हो कि प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस तरीके से यहाँ पे तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से हमारी स्थितियों का विस्तार हमें बखूबी रूप में देखने को मिलता है, ठीक है? तो उसके अंतर्गत हम यहाँ पे अपने इस पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे जो सातवाहन है, जो अमरावती स्तूप पर आपकी स्थित रूप में देखने को मिला कि जो अमरावती क्षेत्र है, ठीक है? जो अमरावती जो आंध्र प्रदेश के ज़िले के रूप में देखा जाता है कि सर्वदा जो आपका देखा जाता है कि अमरा राम की प्रसिद्ध शैव तीर्थ की अमरावती नाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी कि अमरा राम, ठीक है? ये एक यात्री हुए जिनके नाम से ही इस क्षेत्र का नामकरण अमरावती हुआ था, ठीक है? जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो ज़िले का है, जो व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है कि ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है? अमरावती व्यवस्था जो कि कृष्णा नदी के तट पर व्यवस्थाओं के रूप में यहाँ पे स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है? उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पे जो बस्तियों का जो लगभग जो 18 मील द दक्षिण इस दिशा में यहाँ पे बस्तियों का महान बौद्ध स्तूप था, ठीक है? यानी कि इन बस्तियों में क्या था कि जो बौद्ध की व्यवस्था है 18 मील दक्षिण दिशा यानी कि आपका देखा जाता है कि लगभग 27 किलोमीटर के आसपास रहा है। अमरावती जो प्राचीन नाम से ध्यान में देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो पूर्णतः आपकी स्थिति रही है, जो आपके सातवाहन क्षेत्रों में आपकी जो यहाँ पे कलाकृतियाँ या फिर स्वरूप रहा है, महत्वपूर्ण रूप से हमें देखने को मिलता है कि हमारे इन भूमिका का स्वरूप हमें अच्छे तरीके से अमरावती स्थल रूप में आपका देखने को मिला है, ठीक है? और उसके तत्पश्चात हमें ये भी देखने को मिला है कि जो अमरावती क्षेत्र है, उसमें हमारे जो मूर्तियों की स्थिति रही है ना, यानी कि जो मूर्तियों का निर्माण रहा है, प्रत्येक व्यवस्थाओं के रूप में आपका देखा जाता है कि यहाँ पे जो सभ्यताएँ हैं, महत्वपूर्ण रूप से आपको देखने को मिलती है कि हमारी इन सभ्यताओं का स्वरूप अत्यधिक मात्रा में हमारे क्षेत्रों पर निर्भर कर रहा है, ठीक है? अब उसके तत्पश्चात हमें ये भी देखने को मिलता है कि अमरावती जो है, आपका देखने को मिला है कि जो आर्यक के पूज्य व्यवस्था देखने को मिला कि जो ये आर्यक थे ना, इनकी पूजा या फिर बोल सकते हो पूजने योग्य थे। जिसके अंतर्गत यहाँ पे देखा गया है कि लगभग 20 फीट ऊँचाई के रूप में यहाँ पे इनकी मूर्तियों का निर्माण देखने को मिला तथा सीढ़ियों को बनाने और इन मूर्तियों के पास यानी कि मूर्तियों की व्यवस्था के रूप में सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया कि सीढ़ी के माध्यम से व्यक्ति या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पे आर्यक जो है पूज्य व्यवस्था के रूप में अपने आप को आगे बढ़ा सके, ठीक है? तो ये आपका बोल सकते हो कि संगमरमर की व्यवस्था के रूप में या फिर आंध्र सपूतों की व्यवस्था के रूप में यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में इस व्यवस्था को, इस स्थिति को विकसित किया गया था, ठीक है? उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे पीने 3 जो पौने 3 की व्यवस्था के रूप में देखी जाती है कि पौने 3 फुट की ऊँचाई आपका देखने को मिला कि 3348 सूचियाँ यहाँ पे निर्माण किया गया था, ठीक है? जो अब सूचियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो प्रथम काल के रूप में यहाँ पे हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ओके।
ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रथम काल रहा है, वो देखने को मिला है कि 200 ईसा पूर्व जो 200 से लेके ईसा पूर्व 100 तक देखने को मिला है। जो यहाँ पे आपका देखा जाता है स्तंभों की व्यवस्था देखने को मिली है और द्वितीय काल आपका रहा है ईसा पूर्व 100 से लेके 100 ईसा पूर्व रहा है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था सुंदर व्यवस्थाओं का स्वरूप, सुंदर व्यवस्थाओं का यहाँ पे स्थिति देखने को मिला है। ठीक है? द्वितीय काल की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे 150 से लेके 250 ईसा पूर्व की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, ठीक है? जिसके तहत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका नरेश पुलवमावी जो काल रहा है, नरेश की स्थिति रही है, उसके तहत यहाँ पे तृतीय व्यवस्था के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है? अब उसके अंतर्गत हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो स्तंभों का निर्माण किया गया था, जो आपके देखे जाते हैं कि पिलर्स बोलते हैं, आजकल के टाइम पे हमारे मॉडर्न टाइम में हम पिलर्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है? तो पहले स्तंभ बोले जाते थे। तो ये आपके पॉइंट्स थे। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की सातवाहन राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में जो सातवाहन जो शब्द है, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सातवाहन की जो संस्कृति है, जो आपका देखा जाता है कि यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हमारे देखने को मिला है कि यहाँ पे आपका देखने को मिलता है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री व्यवस्था देखने को मिला है, सर्वोच्च आधिकारिक व्यवस्था भी यहाँ पे देखने को मिला। उत्पत्ति की व्यवस्थाओं का विकास और गौतम पुत्र जो आपका देखा जाता है, गौतमीय पुत्र जो है, आपकी इनके द्वारा आपका शासन व्यवस्था चलाया जाता है। सातवाहन नरेश राजरन और आपका राजा राज और महाराज और शकों के अनुसार यहाँ पे उपाधियों का वर्णन किया गया है। यानी कि जिस तरीके से आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री, फिर आपका देखा जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसी तरीके से सातवाहन क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को चलाने का प्रावधान था। ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट्स की। जो हमारे अगले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो सातवाहन जो स्थितियाँ हैं, जो यहाँ पे उत्तराधिकारी हैं, पुरुषों का वर्ग जो स्थित है, वो महत्वपूर्ण रूप से दर्जा के साथ-साथ यहाँ पे स्त्रियों की दर्जा की स्थिति भी महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। ठीक है? तो हमारे जो सातवाहन की स्थिति है, यहाँ पे जो राजपद थे, जो आपका देखने को मिलता है कि रानियाँ और नागरिकों के बीच जो संबंध थे, जैसे कि यहाँ पे जो रानियाँ होती थी, वो नागरिकों को एक बोल सकते हो कि आदर्श नागरिक के रूप में वो उनके रूप में फैसला लिया करती थी, ठीक है? यहाँ पे स्त्रियों को बराबर अधिकार दिया गया था। तो इसलिए जो राजा होते थे उनकी जो मतलब पत्नियाँ या फिर बीवियाँ होती थी, उन्हें रानी के रूप में देखा जाता था, रानी के रूप में दर्जा दिया जाता था। तो वो भी आधिकारिक व्यवस्था में उनके पास भी अधिकारिक था कि वो नागरिकों के लिए अपने आप का विकास करने में सक्षम हो सके। उसके तत्पश्चात हमें ये भी देखने को मिला कि जो यहाँ पे यानी कि सातवाहन क्षेत्र के जो प्रशासन या शासन व्यवस्था है, पूर्णतः आपको देखने को मिला है कि इनकी जो स्थिति है, वो महत्वपूर्ण हमारे देखने को मिला है कि यहाँ पे जो सम्राट हैं, उनके रूप में यहाँ पे सेनापति, साम्राज्य व्यवस्था तथा अलग-अलग व्यवस्थाओं का यहाँ पे केंद्र या फिर समावेश हमारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिला है। ठीक है? अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे सेनापति व्यवस्था या फिर शासन व्यवस्था का जो विभाजन है, यानी कि जिस तरीके से आज हमारा जो शासन है, पूरा शासन चलता है, तो उसका विभाजन पर्टिकुलर करके हमारे व्यवस्थाओं को आगे विकसित किया जाता है। तब जाके हमारे प्रशासन व्यवस्था का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, ठीक है? अब उसके बाद हमारा बात बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका देखा जाता है कि यहाँ पे आहार, यानी कि जो खाने-पीने की व्यवस्था है सातवाहन की, यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत बड़े पैमाने पे निश्चित रूप में निगम व्यवस्था के रूप में यहाँ पे आहार की पूर्ति की जाती थी, ठीक है? यहाँ पे ज्ञान अर्जित करने के लिए गौतमीय पुत्र व्यवस्था का जो साम्राज्य है, आपका देखा जाता है कि आनुवंशिक तौर पे यहाँ पे व्यवस्थाओं का पूर्णतः समावेश देखने को मिलता है और इन शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही हम अपने विकास के रूप में यहाँ पे सातवाहन राज्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप हम अच्छे तरीके से देखने में निर्भर हो पाते हैं, यहाँ पे सक्षम हो पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका जैन और बौद्ध धर्म साहित्य से आप क्या समझते हैं? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
तो देखो जैन और बौद्ध धर्म है, जो आपका देखा जाता है कि जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, इनके बीच आपकी साहित्य व्यवस्था। तो हम बात कर लेते हैं जो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, ये आपका देखा जाता है कि हमारे भारत के रूप में आपका बौद्ध धर्म देखने को मिला है और जैन धर्म ऐसे कई ऐसे व्यक्ति हैं, जिसके अंतर्गत वो अपने बोल सकते हो कि गुफाओं में यज्ञ या फिर बोल सकते हो तपस्या करते हुए, उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने तपस्या को छोड़ते हुए नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है? तो अब हमारा बात कर लेते हैं यहाँ पे सुत्ते पिटर और आपका विनय पिटर जो है यहाँ पे व्यवस्थाओं का शब्दों का समावेश पाया जाता है। ठीक है? तो जो जैन धर्म है, वो आपका देखा जाता है कि जो जातकों की जो संख्या है यहाँ पर 550 रही है। जो हमारे जातक होते हैं, उनकी जो संख्या है वो 550 रही है। ठीक है? तो अब उनकी स्थितियों में यहाँ पे उनकी जो स्वरूप है, महत्वपूर्ण रूप से जातकों की संख्या जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अंडरलाइन करते हुए मैं बता दे रहा हूँ कि 550 रही है और यहाँ पे अन्य पाली भाषा बोला जाता था। ठीक है? जिस तरीके से हमारा बोल सकते हो कि भारत का जो भाषा है वो हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा। ठीक है? तो यहाँ पे जो भाषा प्रयोग किया जाता था, वो ग्रंथ पाली भाषा का प्रयोग किया था। ग्रंथों में यहाँ पे पाली भाषा का स्वरूप देखने को मिलता था। तो जो जातक होते थे, उनके पूर्व 5वीं सदी के रूप में जो एक-दूसरे के प्रति यहाँ पे उनका जो विस्तार देखने को मिला और जैन धर्म के यहाँ पे मौर्यकालीन इतिहास के रूप में जैन धर्म का विस्तार हमें बखूबी रूप में आगे बढ़ता हुआ नज़र आया। ठीक है? उसके बाद सिंधु नागसेन जो है यहाँ पे दार्शनिक हुए जिन्होंने वार्तालाप की स्थिति के अनुसार जैन धर्म व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक व्यवस्था में जोड़ने का प्रयास किया गया ताकि हमारे व्यवस्थाओं को जैन धर्म व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण रूप से उनके विकास स्तर में बढ़ावा ला जा सके। ठीक है? अब यहाँ पे जो देखा जाता है कि 16 महाजनों पद थे, यानी कि 16 महाजन पद थे। उन महाजन पदों पे आपका देखा जाता है कि जैन धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है तथा यहाँ पे जैन आग आग आया आगमों की जो व्यवस्था है, 12 अंग, 12 उपागम और 12 10 प्रकीर्ण और 6 छंद देखने को मिला है। ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया था आपको। ठीक है? तो ये हमारे जो आपका देखा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साहित्य के जो आप क्या समझते हैं उस क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे हेमचंद्र हेमचंद्र की कृति परिशिष्ट व्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो हेमचंद्र हैं, उनकी व्यवस्था, उनकी जो जानकारी है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, तो वो बहुत ही ज़्यादा विकसित रूप में बेहतर मानी जाती है। ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो अब बात कर लेते हैं हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म जो आपका देखा जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा आपका देखने को मिलता है कि इसका स्वरूप अत्यधिक मात्रा में विकसित किया गया तथा इसके अंतर्गत देखने को मिलता है कि यहाँ पे अत्यधिक लोगों में इसकी प्रायोरिटी इसकी बोल सकते हो कि इसको विकसित करने का समावेश देखने को मिलता है। ठीक है? उसके बाद हमारा देखा जाता है कि आर्य मंजू और आपके मूल्य कंपल जो है, आपकी इनकी स्थितियों का समावेश पाया जाता है। ठीक है? तो हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, यहाँ पे दार्शनिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पे नागसेन जो है, यानी कि जो दार्शनिक व्यवस्था के रूप में अत्यधिक मात्रा में विकसित है, नागसेन। ठीक है? तो उनके द्वारा यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। यहाँ पे सुंदरानंद है और आपका सारिपुत्र हुए। इस तरीके से यहाँ पे अलग-अलग जो दार्शनिक और विद्वान हुए जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की व्यवस्था को आगे बढ़ाया था। तो इसी के अंतर्गत हमारा अब अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म का विकास और विस्तार किस रूप में हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। ये बात याद कर लीजिए। ठीक है? तो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है। तो जो बौद्ध धर्म है, आपका देखा जाता है कि मौर्य के पतन के बाद आपका देखा जाता है शुंग के खंड शासन ब्राह्मण धर्म में आपका देखा जाता है कि इनकी आस्था रही है। तो किसका आस्था की बात आप बोल सकते हो, शुंग की, और जो कर्ण व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि पुष्पमित्र शुंग शुंग जो है, आपका देखा जाता है कि बौद्ध धर्म के कट्टरपंथी शत्रु बताए जाते हैं, जो आपका देखा जाता है कि ये बौद्ध धर्म को अत्यधिक प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे।
ठीक है? जो आपका देखा जाता है 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा के बीच आपका देखा जाता है कि बौद्ध धर्म का विस्तार हमें देखने को मिला है। उत्तर-पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म का व्यवस्था बहुत ही बड़ा आक्रमण के रूप में हावी हो गया है। आज जो उत्तर भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ पे देखा जाता है कि यूनानी और कुषाण के बौद्ध धर्म का विस्तार इनके द्वारा ही किया गया। ठीक है? अब जिसके तहत हमारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से विकसित करना तथा उनका विकास करना यहाँ पे शामिल किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो राजाओं और जैसे मिनेंद्र जो थे आपके देखा जाता है प्रमुख राजा माने जाते हैं, जो कि बौद्ध धर्म की व्यवस्था में समर्थन के रूप में बौद्ध धर्म की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया गया। ठीक है? उसके बाद राजा मिलिंद मिलिंद के रूप में आपका देखिए जो होता है कि यहाँ पे व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का प्रचार या फिर प्रसारण किया गया। ठीक है? तो अब उसके बाद हमारा देखा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है आपका विद्या और सांस्कृतिक केंद्र का रूप माना जाता है। बौद्ध धर्म है वो सांस्कृतिक और विद्या का रूप माना जाता है जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पे बौद्ध धर्म की व्यवस्था को स्थापना किया गया था। ठीक है? तो उसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो कुछ ऐसे काल है जैसे बौद्ध पुजारी, साधु रूप में आपका देखा जाता है कि संदेश व्यवस्था, ये हमारे बौद्ध व्यवस्था का स्वरूप पाया जाता है। ठीक है? उसके बाद हमारा आ जाता है महायान बौद्ध धर्म का उदय, ठीक है? जिसके अंतर्गत हम बौद्ध धर्म की व्यवस्थाओं का स्वरूप देखेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? तो महायान जो बौद्ध धर्म है उसका जो उद्भव हुआ, उसकी जो स्थापना हुई, वो आपका बोल सकते हो कि कनिष्क के रूप में हुआ, जिसके तहत हम ये देखेंगे कि यहाँ पे बौद्ध धर्म की व्यवस्थाओं का जो स्वरूप है हमारे द्वितीय शताब्दी के रूप में ही बहुत बड़े पैमाने पे विकसित हो गया, ठीक है? उसके अंतर्गत हम ये अब अगले बात कर लेंगे इसके सब हेडिंग की, तो हमारा जो महायान बौद्ध धर्म है, उसका उदय के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में हम लिटिल बिट बात कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम शताब्दी के रूप में आपका आंध्र प्रदेश है, वहाँ यहाँ पे देखा जाता है कि बौद्ध धर्म का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद आपका देखा जाता है कि जो आपका देखने को मिलता है कि नागार्जुन के आने के बाद आपका देखा जाता है कि लोकप्रिय के रूप में आपका देखने को मिला कि 3 ऐसे व्यक्ति जो पूर्णतः आपके नागार्जुन आपका महायान जो रूप है, आपका देखने को मिला। तो इनके अंतर्गत हमारे 3 सिद्धांत दिए गए, आपका देखने को मिला कि मंत्रों का विस्तार आपका देखा जाता है, अर्थव्यवस्था का विस्तार तथा बोल सकते हो कि देवी-देवताओं की पूजा या फिर आराधना करना यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक क्लियर है? तो अब हमारा जो सब हेडिंग है विभिन्न जो आपका देखा जाता है कि संप्रदाय, यानी कि बौद्ध धर्म है विभिन्न संप्रदायों का समूह पाया जाता है। बौद्ध धर्म में विभिन्न सभ्यताओं का जो बोल सकते हो कि बराबर व्यवस्थाओं के रूप में यहाँ पे विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा ये आपका कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं प्राचीन भारत में जैन धर्म की विकास का विस्तार का पर चर्चा कीजिए या फिर प्रकाश डालिए। तो देखो, बौद्ध धर्म की अपेक्षाकृत जैन धर्म का जो विस्तार है ना, बहुत पिछड़ा रहा है, ठीक है? जो बौद्ध धर्म जिस तरीके से गौतम बुद्ध के द्वारा इसकी जो विस्तार किया गया था, उसकी जो विस्तार है महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो विस्तार है महत्वपूर्ण रूप से हमारे देखने को मिला है कि जो विरासत है, विस्तार है, वो हमारे बौद्ध धर्म के अनुसार जैन धर्म की जो विस्तार है, वो काफ़ी धीमा रहा है, काफ़ी धीमी गति से रही है। जैन धर्म जो आपका देखा जाता है कि ज़्यादातर आपके या फिर यात्राओं की व्यवस्था रूप में रहा है। जैन धर्म का जो विस्तार है, वो आपके यात्रियों के रूप में अत्यधिक मात्रा में हमें देखने को मिला है। तो अगर इसके बात कर लेते हैं विस्तार का संरक्षण, तो यहाँ पे कृषाण जो काल है, जैन धर्म के मथुरा के रूप में लोकप्रिय हुए, यानी कि कृषाण जो काल है, वो मथुरा के रूप में लोकप्रिय हुए और यहाँ पे अलग-अलग तीर्थकारियों के द्वारा यहाँ पे जैन धर्म का विस्तार महत्वपूर्ण रूप से बखूबी रूप से यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तमिल देश के तमिल राजाओं के कुछ गुफाएँ जो जैनियों के रूप में यहाँ पे देखा गया कि जो तमिल क्षेत्र में जो आपके बोल सकते हैं कि जैन साधु थे, यानी कि जो अपने गुफा में तपस्या कर रहे थे, उन साधुओं के द्वारा ही जैन धर्म का विस्तार हमारे भारत में किया गया था, ठीक है? उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि इनके द्वारा ही अलग-अलग सेवाओं का प्रयोग करने के लिए, यानी कि आम लोगों की सेवाओं के लिए प्रयोग करने के लिए ये अपने गुफा से आकर अपने जैन धर्म का विस्तार
करने में सक्षम हुए या फिर जैन धर्म के विस्तार का समावेश इनके द्वारा किया गया। ठीक है? अब उसके अंतर्गत हम यही देखेंगे कि जो जैन धर्म है, महत्वपूर्ण रूप से हमारे भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सामने आया है। ठीक है? उसके बाद कंकाली टीला जिस तरीके से हमारे जैन धर्म की व्यवस्था है, तो जैन धर्म का जो जैनिक व्यवस्था है, महत्वपूर्ण रूप से आपका राजगीर पहली ऐसी दूसरी शताब्दी है जो कि आपका जो राजगीर क्षेत्र है ना, वहाँ पे जैनिक व्यवस्थाओं यानी कि जैनियों का लोग है ना, जैन लोग हैं, वो महत्वपूर्ण रूप से अत्यधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जैन धर्म का जो विकास था, वो पूर्ण रूप से आपका जो है ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है और इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपका देखा जाता है कि इन जैसे कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करते हुए बता दिया कि पुजारियों के रूप में यहाँ पे जैन धर्म का विस्तार किया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आके आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिए प्रिपरेशन, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से हो सके। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।